the 26 innocent lives that we lost in Pahalgam last year. मती साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। 1.5 घंटा वो जिंदा था, तब तक कोई नहीं आया वहाँ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जब मालूम चला कि तैयारी अब कर लो, ऑप सिंदूर का टाइम आ गया है, आप इसका हिस्सा बनने वाले हैं, वो आपको मालूम कैसे चला? पहलगाम के बाद तैयारियां शुरू हो ही गई थी, भी कुछ बड़ा होने वाला है। बोल दिया था भी सीज फायर के लिए तैयार रहो, CF भी खुलेगा, अपना तैयारी कर लेनी है। तो हम अपनी तैयारी में लग गए थे। फिर 7 तारीख को फायर खुला तो उन्होंने पहली गोली की, उसके बाद में हमने भी फायर स्टार्ट किया और दबाकर फायर किया। क्या सभी जोश में लगे हुए थे, भी मौका मिला है तो इसको छोड़ेंगे नहीं। ये मौके की कितनी अहमियत होती है फौजियों के लिए? मौके की अहमियत पूरी सर्विस में भी किसी को मौका नहीं मिलता, पर हर फौजी को जिसको मौका मिलता है तो वो इसको गंवाना नहीं चाहता। जब आपके ऊपर फायर आ गया तो फिर आपने उसका 2 गुना जवाब देना है। हमारी तरफ से जो अटैक किया गया था वो आतंकी अड्डों पे किया गया था, लेकिन उससे पाकिस्तानी फौज इतना तिलमिला गई कि पहला फायर उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने फायर हमारे ऊपर पहले स्टार्ट किया था, तो उसके बाद में हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की। ये पूरे ऑपरेशन में आपको जिम्मेदारी क्या दी गई थी? इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं अपनी पोस्ट पे MMGAGL डेट कमांडर की ड्यूटी कर रहा था, और क्या है उसमें मेरे साथ जो जवान थे मैंने उनसे फायर करवाना था। कई बार जवान से कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम आ गई, वो नहीं करता तो खुद भी फायर करना पड़ता था। 2 जगह घूम के भी फायर करना पड़ा, तो एक वेपन से दूसरे वेपन पे भी चलते फायर में भाग के जाना पड़ता था। आपकी जो एक उंगली ये ऑपरेशन के बाद हटाई गई? हाथ में स्प्लिंटर लगा, जो इस जगह पे स्प्लिंटर लगा, आगे की फिंगर ठीक थी, बस जो बीच में था बोड़ गया, फिंगर साथ में लटक गई। दर्द तो हो रहा था, पर साथ में फायर भी चल रहा था और जो हमारे बंदे थे वो भी एट ए टाइम फायर कर रहे थे। आपको पहले बता दिया गया था कि उंगली हटानी पड़ेगी? हाँ जी, डॉक्टर साहब ने जो हालत देखी, इसके बीच में इसके हड्डी उड़ गई थी, इसके बीच में इतनी बोन है जो वो ख़त्म हो गई थी, तो फिंगर कहीं जोड़ नहीं सकती थी, नहीं तो वो जोड़ भी देते। आपके जो साथी थे उनको जो सहारा दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप उनको फर्स्ट एड के लिए जो लेके जा रहे थे, इसके लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। जी, इसी के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, और गैलेंट्री अवार्ड था मेंशन इन डिस्पैच, जो कि मुझे दूसरे साथी को ले जाते वक्त चोट खाने की वजह से मिला। तो आपको जब मालूम चला कि सीज फायर हो चुका है, उस समय भी हमारे जो वीर फौजी थे कुछ जख्मी थे, कुछ दिलों में वही हौसला लिए थे कि पाकिस्तान को तो मज़ा हमें चखाना है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस वर्षगांठ को याद करने का या मनाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है कि इस ऑपरेशन में जो जवान शामिल थे वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान के हर मंसूबों को मिट्टी में मिलाने वाले, और वो 3 दिन तक हमारे दिल में क्या चल रहा था हम तो जानते हैं, लेकिन फौज के मन में क्या उस समय चल रहा था, उनकी तैयारी क्या थी, ये सारी बातें हम उन्हीं की ज़बानी खुद सुनेंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं हवलदार संदीप सिंह जी, जिन्हें हाल ही में मेंशन इन डिस्पैच गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलिए मिल करके उनका स्वागत करते हैं, उन्हें देते हैं बोर्डिंग पास। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। जय हिंद मैम। हम पूरा उन 3 दिनों और कुछ घंटों के दरमियान क्या हुआ वो सब आपसे समझेंगे,
लेकिन अपने व्यूअर को मैं बताऊं कि जिस समय आपको मालूम चला कि सीज फायर होने वाला है, ठीक उसी समय संदीप सर को हाथ में गोली लग गई थी। मैं चाहती हूं अगर आप प्लीज दिखाएं। ये आपकी एक उंगली नहीं है। हाँ, एम्पूटेड हो गई मैम। और ये 10 तारीख की बात है जब आपको गोली लगी थी। जी 10 तारीख। और आपके साथ आपने मुझे बताया कि शायद आपके गोली और नहीं मैम, स्प्लिंटर। अच्छा, स्प्लिंटर लगा था। स्प्लिंटर जी। और आपके साथ आपके कुछ और सहयोगियों को भी लगा था। जी मैम, आरटी शेलिंग हम अपना पोस्ट से फायर कर रहे थे। हाँ। तो हम फायर करके बंकर में वापस जा रहे थे। मेरे साथी को स्प्लिंटर लगा, मैं उसको लेके सेफली बंकर में लेके जा रहा था फर्स्ट एड के लिए। तो उसी दौरान एक और आरटी फायर आया और उसका स्प्लिंटर मेरे हाथ में लग गया। फिर हम दोनों ही एक साथ गए, घायल थे पर बंकर में फर्स्ट एड के लिए गए। तो आपको जब मालूम चला कि सीज फायर हो चुका है, उस समय भी हमारे जो वीर फौजी थे कुछ जख्मी थे, कुछ दिलों में वही हौसला लिए थे कि पाकिस्तान को तो मज़ा हमें चखाना है। अब सर शुरू से मैं शुरू करती हूँ। आपको जब मालूम चला कि तैयारी अब कर लो, ऑप सिंदूर का टाइम आ गया है, तो आप इसका हिस्सा बनने वाले हैं, वो आपको मालूम कैसे चला? फ़ोन करके बताया गया, किसी सीनियर ऑफिसर ने बताया, कैसे पता चला? पहलगाम के बाद तैयारियां शुरू हो ही गई थी भी कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या हमें हमारे कमांडरों ने आदेश दिया भी आप सीज़ फायर कभी भी खोल सकता है, अपनी तैयारी करो। तो उसी के दौरान हम अपनी पोस्ट पे डिफेंस मेंटेनेंस में लग गए, अपने वेपनों को रेडी कर रहे थे और अपना एडम की कार्रवाई साथ में कर रहे थे। तो क्या अभी कभी भी फायर खुलेगा तो हम दुश्मन को बुरा मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये किस समय की बात है? क्या रात थी, सुबह का था, दोपहर का टाइम था? रात को तो ड्यूटी अलर्ट रहती थी और दिन के टाइम हम ये डिफेंस मेंटेनेंस, या रात को भी मौका मिलता था और रात को भी डिफेंस मेंटेनेंस करते थे। क्या सभी जोश में लगे हुए थे भी मौका मिला है तो इसको छोड़ेंगे नहीं। मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं साहब। ये मौके की कितनी अहमियत होती है फौजियों के लिए? मौके की अहमियत पूरी सर्विस में भी किसी को मौका नहीं मिलता, पर हर फौजी को जिसको मौका मिलता है तो वो इसको गंवाना नहीं चाहता। तो आप खुद को लकी मान रहे थे उस समय? जी, बहुत लकी हूँ भी। लड़ाई लड़ने का मौका मिला, यहाँ फायर करने का मौका मिला। हर किसी को नहीं मिलता, पर जिसको मिलता है इसका पूरा फ़ायदा लो और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दो उसको। और वो हमने देखा भी सर कि किस तरह से दुश्मन देश पाकिस्तान को हमने कह सकते हैं कि जितने उनके मंसूबे थे वो नाकाम भी किए, और मुझे लगता नहीं कि भविष्य में भी अब कुछ इस तरह का वो सोच सकते हैं। तो ये 8 तारीख की बात है सर? ये 10 तारीख की बात है मैम। बोल दिया था भी सीज़ फायर के लिए तैयार रहो, CF भी खुलेगा और अपना तैयारी कर लेनी है। तो हम अपनी तैयारी में लग गए थे, जो भी हमारी कार्रवाई थी पर्सनली। तो उसी के दौरान ही फिर 7 तारीख को फायर खुला, तो उन्होंने पहली गोली की, उसके बाद में हमने भी फायर स्टार्ट किया और दबाकर फायर किया दुश्मन पर। पहली गोली उन्होंने पाकिस्तान ने फायर की। जब आपके ऊपर फायर आ गया तो फिर आपने उसका 2 गुना जवाब देना है। ये आप लोगों को बाकायदा ऊपर से बताया गया था कि एक बार अगर फायर आ गया तो फिर 2 गुना जवाब देना है जी। और हमने देखा भी कि हमारे फौजी भाइयों ने वही काम किया। मैं चाहती हूँ आप भी कमेंट सेक्शन में अभी के अभी जय हिंद लिखिए। तो फिर उसके बाद सर ये आपकी 4-5 तारीख से आपने बताया कि तैयारी शुरू हो चुकी थी। ये कैसी तैयारी रहती है? तैयारी रहती है मैम, डिफेंस मेंटेनेंस, अपनी पोस्टों को तैयार करना। भी हमारे ऊपर फायर आए तो पोस्ट के ऊपर जैसे ओवरहेड प्रोटेक्शन वाले बंकर हैं या कुछ भी है उसको रेडी करना, उसमें वेपन लगाने या वेपन का मेंटेनेंस करना, किसी में कमी है दूर करनी, या अपना पर्सनल एडम है भी लड़ाई लगी, लड़ाई शुरू होने का टाइम तो पता है पर ख़त्म होने का नहीं पता, तो उसके लिए अपना वेपन अम्यूनिशन सब रेडी करना, भरपूर मात्रा में अम्यूनिशन जमा कर लेना। उसी के बीच में सब तैयारियाँ थोड़े समय में हुई हैं पर बहुत ज़्यादा तैयारी की। अच्छा, आपका जो बंकर था जी, बंकर था फॉरवर्ड पोस्ट ही है मैम। फॉरवर्ड पोस्ट वो कितनी दूर थी LOC से? दुश्मन से 1 किलोमीटर या 800 मीटर के करीब। 800 मीटर के करीब थी जी। और आपके 800 मीटर के आगे पाकिस्तानी फौज का बंकर था जी। तो उधर से गोली आप तक आ रही थी? हाँ जी, हमारे बिल्कुल आमने सामने थे, तो वो भी फायर कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब फायर CF भी हो गया था तो फायर हम भी कर रहे थे। तो फायर है जो ज़्यादातर दिन में नहीं है, रात के शाम के टाइम या सुबह के टाइम ज़्यादा फायर होता था। जैसे हमारे डेली रूटीन वर्क हैं उस टाइम वो फायर खोल देते थे, जब खाना खाना है उस टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम ऐसे करते थे। ये अगर 800 मीटर की दूरी पे आप थे तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो
800 मीटर की दूरी पे कितना सटीक निशाना लग पाता है? स्टिक निशाना तो 800 भी बिल्कुल आमने सामने है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो एम्ड फायर ही होता है वहाँ पे। अच्छा। जी। और बाकी दिनों में आपके बंकर ऐसे ही रहते हैं, लेकिन कोई गोलीबारी नहीं हो रही होती है? हाँ जी, बंकर मेंटेन तो वैसे भी रहते हैं, एक होती है तैयारी, एक होती है एक्स्ट्रा तैयारी। तो लड़ाई के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी ज़रूरी है। उनको हर चीज़ का मतलब भी गहनता से काम करना उसके ऊपर। आपकी बात से एक चीज़ जो मुझे समझ में आई संदीप सर, वो ये समझ में आई कि हमारी तरफ से तो जो अटैक किया गया था, आई गेस मेरे व्यूअर भी इस बात को समझेंगे, हमारी तरफ से जो उधर अटैक किया गया था वो आतंकी अड्डों पे किया गया था, लेकिन उससे पाकिस्तानी फौज इतना तिलमिला गई कि पहला फायर उनकी तरफ से किया गया। जी, है ना? जी, उन्होंने फायर हमारे ऊपर पहले स्टार्ट किया था, तो उसके बाद में हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की। आपके अगल बगल और भी बंकर थे हमारे साथियों के? साथ वाली पोस्टें थी हमारे, तो फायर जब शुरू होता था तो सभी करते थे। जिसके ऊपर ज़्यादा फायर आ गया तो साथ में दूसरी पोस्ट उसको सपोर्ट देती थी, फायर करने का मौका मिले। अच्छा, जो अगल बगल वाली पोस्ट होती थी, तो ये कितनी दूरी रहती है एक पोस्ट से दूसरी ये पोस्ट? कहीं थोड़ा कम ज़्यादा, जैसे 600 मीटर 800 मीटर ऐसी हमारी हैं जैसे उनकी है। तो आपके ऊपर ज़्यादा फायरिंग हो रही है तो वो 600-800 मीटर दूर वाली जो पोस्ट है वो आपको सपोर्ट देने लगेगी। उधर ज़्यादा फायर हो रहा है तो आप उनको सपोर्ट करेंगे। ये कितना मुश्किल होता है, खुद को बचाना भी और साथी को बचाना भी? साथी जैसे मेरे ऊपर कम फायर आ रहा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, जहाँ एक वेपन उनके स्पोर्ट में लगा दूँगा या कुछ ऐसे। अब खुद को भी देखना और साथी को भी संभालना बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी रहती है। सर, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जो आपकी बटालियन थी उसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी ऑपरेशन सिंदूर के समय, और ख़ासकर आप लोगों का मकसद क्या था? हम फॉरवर्ड पोस्ट में थे मैम, उसके टाइम हमें अपना AOR डोमिनेट करना था, और साथ ही साथ हमारी बटालियन ने तैयारी की, एंटी ड्रोन रोल में LMG MMG लगा के रखी हैं। और क्या है, पोस्टों पे ड्यूटी अलर्ट थी कि दुश्मन रेड ना करे या कोई फिदाइन अटैक ना करे, उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। फिदाइन अटैक ना करे, एक तरफ ये गोलीबारी चल रही है, उसमें स्कोप भी रहता है फिदाइन अटैक का? उसमें मतलब आतंकी आ जाए आपके सामने और फिदाइन अटैक हो जाए? हाँ जी। उसमें क्या है, उसमें मौका मिलता है भी हाँ फायर करके हमको उसमें बिजी करें और वो एक साइड से अपना रेड शुरू कर दें, जहाँ क्रॉसिंग करके पीछे ना चले जाएं। माय गॉड, ये तो हैरान करने वाली बात है। हमारी फौज सामने से सीना तान के लड़ती है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला होता है वो फौज के जरिए भी होता है और फिदाइन अटैक भी उस दरमियान हो सकता है, ये चांसेस रहते हैं। तो हर समय चौकन्ना रहने वाली जो आप लोगों की ट्रेनिंग पहले होती है वो काम इस समय आती है? जी, ट्रेनिंग का मकसद ही यही है, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ और खून, लड़ाई में खून बचाओ, इसीलिए ट्रेनिंग टफ होती है। फिर से सुनना चाहती हूँ मैं, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ, लड़ाई में खून बचाओ। अपने साथी का नहीं, खुद का पसीना बहाओ, तभी अपना खून बचा सकते हैं, और साथी भी पसीना बहाएगा तो खून वो भी बचाएगा। और सामने वाले का खून बहाओ, सामने वाले का बहाओ। वो हमने देखा भी कि किस तरह से न सिर्फ ऑप सिंदूर में सर, हमने हमेशा ही देखा है जितनी बार भी पाकिस्तान से आमने सामने की भी अगर लड़ाई हुई है तो भारतीय फौज ने हमेशा पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इसके अलावा मैं अगर बहुत आसान सी भाषा में समझना चाहूँ तो आप लोगों के पास जितना भी रसद होता है वो आप जितना भी डिमांड करते हैं वो पहुँचाया जा रहा होता है ऐसे ऑपरेशन के समय? एक्स्ट्रा पहुँचाया जाता है उसके टाइम, जैसे हमें पता है भी हाँ सीज फायर खुलेगा तो एक्स्ट्रा राशन भी पहुँचाया जाता है ताकि फायर ज़्यादा टाइम चले तो हमें परेशानी ना आए कोई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। जब मालूम चला कि अब तो सीज फायर खुलने वाला है तब लगा था कि 3 ही दिन का ये खेल होगा? नहीं मैम, इसके बारे में ये कंफर्म नहीं था भी ये 3 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये क्या है भी फायर चल रहा है तो हम ज़्यादा देर भी लड़ सकते हैं और कम देर भी लड़ सकते हैं। ये क्या है, हमारे ऊपर बैठे कमांडर के आदेश अनुसार हम फायर करेंगे, अपनी मर्जी से फायर नहीं करेंगे। जब एक बार शुरू हो गया कब करना कब नहीं करना है, फायर का जवाब कब देना कब नहीं देना ये कमांडर निर्धारित करें। बाकी फायर का जवाब तो फायर से ही होगा, जब भी फायर आएगा उसका 2 गुना पहले बोल दिया गया, अभी 2 गुना जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो उनको। ये पूरे ऑपरेशन में आपको जिम्मेदारी क्या दी गई थी और आपकी जो बटालियन थी वो इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए कैसे आपके साथ लगी हुई थी?
इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं अपनी पोस्ट पे MMJGL डेट कमांडर की ड्यूटी कर रहा था और क्या है उसमें मेरे साथ जो जवान थे मैंने उनसे फायर करवाना था। तो क्या कई बार जवान से कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम आ गई वो नहीं करता तो खुद भी फायर करना पड़ता था, इसलिए क्या है कि दो जगह घूम के भी फायर करना पड़ा। तो एक वेपन से दूसरे वेपन पे भी चलते फायर में भाग के जाना पड़ता था। माय गॉड, हाँ जी, ये एक जगह से दूसरी जगह भाग के फायर करना पड़ता था, इसका क्या मतलब दूसरे है? वेपन पे जाना है, जैसे MMG का फायर कर रहा हूँ हाँ। तो AGL वाले को ज़रूरत पड़ गई तो उधर भी जाना, तो फायर भी चल रहा और उस पे भी पहुँचना है और वहाँ भी फायर करवाना है। तो ये आप लोग बंकर में ही हाँ जी, आपके साथी? पोस्ट के अंदर, जैसे पोस्ट में कई बंकर होते हैं, हर वेपन का अलग बंकर होता है जी। तो आपके कितने बंकर थे? हमारे काफ़ी बंकर थे, काफ़ी वेपन थे मैम। और एक बंकर से दूसरे बंकर की दूरी? वही 30-40 मीटर के करीब। एक बंकर से दूसरे बंकर के बीच की दूरी अगर 30 से 40 मीटर है और आप भाग के उस दरमियान जा रहे हैं जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी हो रही है जी। तो फिर तो कभी भी गोली लग सकती है। हाँ जी मैम, कभी भी क्या है चलते फायर में जाना पड़ता है, क्योंकि वेपन में कोई प्रॉब्लम आ गई या अम्यूनिशन पहुँचाना है तो हमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वेपन फायर नहीं करेगा। और क्या है, फायर सबसे पहले क्या है, ड्यूटी फर्स्ट है, फायर करना है तो आदेश मिल गया तो फायर होगा ही होगा, जैसे भी हो, चाहे गोली लगे चाहे स्प्लिंटर लगे, ये ड्यूटी करनी है। तो आपके जो साथी थे वो भी क्या ऐसे ही ड्यूटी निभा रहे थे? जी, सभी ऐसे ही थे, यही तो ब्रदरहुड है, सभी एक साथ ही मतलब कोऑपरेशन से काम कर रहे थे। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरी हेल्प के लिए दूसरा जवान आएगा, अगर दूसरे को ज़रूरत पड़ी तो मुझे जाना पड़ा तो मैं भी जाऊँगा। ये नहीं है उसको प्रॉब्लम आवाज़ लगा के पूछना भी हाँ क्या परेशानी, तो वो ज़रूरत पड़ी तो हाँ आओ सर तो जाना पड़ेगा, तो हम जाते भी थे। ये ब्रदरहुड वाली बात आपने बहुत अच्छी बताई सर, और मैं तो कहूँगी बड़ी अच्छी ये बात आपने सिखाई। मैं अपने व्यूवर को भी कहूँगी कि जब आप कॉरपोरेट में काम करते हैं तो हम में से कितने ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस कल्चर में वो ब्रदरहुड वाली जो फीलिंग है वो लेके आगे चलते हैं कि हमारे साथी को अगर ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि कॉरपोरेट में तो सर हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं और कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता। तो ये जो लीडरशिप है जिसकी बात संदीप सर कर रहे हैं, ये जो ब्रदरहुड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है हर जगह फिर तो होनी चाहिए, सिर्फ फौज में ही क्यों, तभी हम लड़ सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी क्या शुरू से फौजियों को सिखाया जाता है? हाँ जी, अपना मेन ये है, हम एक बार भर्ती हो गए तो फौज हमारा परिवार बन जाता है। छुट्टी हम 3 महीने के लिए आएंगे पर वहाँ हम 9 महीने रहेंगे। वहाँ क्या है, वहाँ सीनियर ही भाई है, सीनियर ही बहन है। हमारा जो ज़्यादा सीनियर है वो हमारे पिता के समान है, जो GCO साहब हैं, उनका क्या है वो हमारी फैमिली की तरह हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी हेल्प भी वही करते हैं, कोई ज़रूरत पड़ी तो साथ वाला ही हमारे काम आता है, ना कि कोई घर से तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पे हमारे लिए। ठीक बात। हमारे फौजी हमारे भाई हैं, एक साथ ही वही हमारा परिवार है। ये पहले ही मालूम था जब लड़ाई शुरू आपने करी थी, ऑपरेशन सिंदूर का आप हिस्सा बने थे कि जीत तो हमारी ही होनी है, भारत को ही जीतना है? जी श्योर है, भारत का भी हारता नहीं है, तो हम जीतेंगे जीतेंगे। ये क्या है, जज्बा होता है। लड़ाई हथियार से या किसी इक्विपमेंट से नहीं जीती जाती, लड़ाई जोश और जज्बे से जीती जाती है, जो भारतीय सेना में बहुत है। ठीक बात। और ये भारतीय सेना का जो फौज का जो जज्बा है उसके नाम में चाहती हूँ आप एक सल्यूट अभी कमेंट सेक्शन में कीजिए, और संदीप सर के लिए आपको जो भी लिखना है, जो भी आप कहना चाहते हैं वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कहिए। आगे बढ़ते हुए सर, ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर का 3 दिन और कुछ घंटे का समय था, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके सामने? ऑपरेशन सिंदूर क्या है, कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि ये हमारी रूटीन वर्क में से थोड़ा सा फ़र्क था। क्या इसमें फायर खुला है, बाकी फौजी का रूटीन वर्क सेम ही रहता है, अपनी ड्यूटी अलर्ट। क्या ऑपरेशन सिंदूर में ये था कि हमने फायर खोलना है, तो फायर खोलना तो हम पहले टारगेट पे फायर करते थे, अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन पे किया है। पहले टारगेट को डिस्ट्रॉय करते थे, अभी दुश्मन को किया है। ये कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी हमारे लिए, पर इसमें क्या थोड़ी दिक्कत दी है, जो दुश्मन ने ड्रोन भेजे हैं उनको फेस करना थोड़ा फर्स्ट टाइम था, जो कि हमने एंटी ड्रोन वेपन से, जहाँ हमारे एंटी ड्रोन जो इक्विपमेंट लगे थे उनसे हमने उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमें कोई बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा।
मैं भी वो जब तस्वीरें देखती थी सर, उधर से जो फायर हो रहा होता था रात के समय की, जितने भी विजुअल हमने देखे एज अ मीडिया पर्सन, तो वो ऐसा लगता था जैसे हम दिवाली के समय जब कोई पटाखा छोड़ते हैं तो आसमान में एक नहीं बहुत सारे हमें चिंगारी और वो फायर दिखाई देता है। तो उतना ही फायर हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था भारतीय सीमा के अंदर, तो वो आप लोगों को भी आगे से दिखाई दे रहा होगा, जाहिर बात है। जी, उसका क्या है, जब ड्रोन की आवाज़ भी आती थी, जो ड्रोन होते हैं जो पोस्ट के ऊपर जैसे आईडी कराने के लिए आए, तो उनकी आवाज़ से भी पता चलता था। यहाँ कोई लाइट ब्लिंक होगी उससे, तो हमारे जो एंटी ड्रोन वेपन थे हम एट ए टाइम ही उन पे फायर करते थे उनसे। आप सभी लोग फायर करते थे? दो, जैसे मेरे ऊपर आ गया तो दूसरी पोस्ट को दिखाई दे रहा, उसने कर दिया उसके ऊपर, तो जैसे दूसरे के ऊपर ड्रोन आया तो हमने कर दिया फायर उसके ऊपर, तो क्या उसको डिस्ट्रॉय किया। पर ड्रोन से हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। जो जनरल एरिया मेरा था जहाँ पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहाँ पे ड्रोन का इतना कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारे ऊपर। अच्छा, हाँ जी। आप लोगों को जैसे बिल्कुल क्लियर पता था कि पाकिस्तान में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर पाकिस्तानी फौज का बंकर कहाँ है या उनकी पोस्ट कहाँ है, वो क्लियर लोकेशन आपके पास थी? जी, क्योंकि हम तो फॉरवर्ड में थे, हमारी तो आमने सामने है, हम डेली रोज़ उनको देखते हैं यहाँ ये बंकर है इनका, ये यहाँ पे ज़्यादा हरकत करते हैं या क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने फायर किया यहाँ होंगे। सबसे बड़ी आपकी चुनौती क्या थी या मुश्किल क्या थी, तो वो मुश्किल तो तो आप कोई नहीं एलोबरेट कुछ करके। मैं खुद ऑपरेशन में रहा हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी। क्या डेली रूटीन का वर्क था, बस एक फायर खोला है। हाँ। बाकी कोई इतना दिक्कत नहीं आई। जो हम डेली रूटीन में कर रहे थे वो हमने ग्राउंड में किया। बाकी जो ड्रोन की दिक्कत आई वो मैंने आपको बताई है थोड़ी। पर ये तो आप लोगों को मालूम होगा ना कि भैया जंग तो छिड़ चुकी है, जी ये तो पता ही रहा होगा। हाँ जी, ये कन्फर्म था। फौजी हैं मैम, लड़ने के लिए भर्ती हुए हैं, डरना किस लिए? तो डर नहीं रखना। नहीं, पर जब ये मालूम चलता है कि अब जंग की शुरुआत हो चुकी है और फुल फ्लेजेड जंग, हमें तो अगले दिन जैसे हमें मालूम चला आप लोगों को भी पता चल गया होगा, तो फिर उसके बाद तो कुछ व्यवहार में तब्दीली आती होगी, रोज़ का दिन, और अब जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान में छिड़ चुकी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं रहता है? कोई अंतर नहीं मैम। बाकी ये है भी, हाँ, रूटीन वर्क में थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है। जब फायर आता है तो क्या बंकरों में बैठना है या फायर करने का टाइम क्या है, जब वो करेंगे तब हम नहीं कर सकते एट ए टाइम बाहर निकल के। आर्टी शेलिंग हो रही है जब, तब नहीं हम बाहर घूम सकते, अपनी पोस्ट के अंदर भी नहीं, बाहर ओपन में घूम सकते। उसमें क्या है, हमें कवर में रहना पड़ता है, और जो संतरी खड़े हैं उनको भी कवर में रहना पड़ता है। पर क्या है, बाहर ध्यान भी रखना है भी कहीं कोई अटैक करने ना आ जाए या कोई रेड करने ना आ जाए, उस टाइम एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से भी खतरा और नीचे से भी है, बाहर से है। तो अगर ऐसा कोई हमला होते हुए आप लोग देख रहे होते हैं जी। या फिदायीन हमला होते हुए अगर किसी ने देखा जी, तो क्या एक्शन तुरंत क्या लेना है? एक्शन तुरंत सब। उसमें क्या है, जो संतरी है जिसने देखा वो एट ए टाइम फायर खोलेगा। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया जिसे आप अब कभी नहीं भूल पाएंगे? जी, ऑपरेशन सिंदूर को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि क्या है, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मौका मिला था दुश्मन पे फायर करने का, और जो पूरा टाइम हमने फायर किया, स्मॉल आर्म का, बड़े कैलिबर के वेपन का, साथ में आरटी का फायर, वो दिन रात चला, तो हमें याद है भी हाँ कैसे होगा, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। दोबारा ज़रूरत पड़ी तो उसमें घबराना नहीं पड़ेगा भी हाँ ठीक है, उसमें नॉर्मली होगा क्या कार्रवाई, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, किस टाइम करनी है, उसके लिए एक बार एक्सपीरियंस हो गया, अभी नहीं है, अभी डर खर निकल गया है। ग्राउंड में बड़े कैलिबर के वेपन, छोटे कैलिबर के वेपन, और साथ ही आरटी का फायर एक साथ, वो भी 3-4 दिन तक लगातार हमने देखा, तो उसमें क्या है, हमें एक नया एक्सपीरियंस मिल गया भी हाँ लड़ाई कैसे होती है और क्या है ग्राउंड में करने का। ट्रेनिंग में तो हम करते थे, पर ग्राउंड में हमने पहली बार देखा था ये, तो ये नई ज़िंदगी में भूल सकते भी हमने ऑपरेशन सिंदूर लड़ा है। मैं दिल से आपको बताऊं सर, जैसे आप ऑपरेशन सिंदूर वाला दिन कभी नहीं भूल सकते, वैसे ही हम जो सिविलियन हैं हम भी वो दिन कभी नहीं भूल सकते। हम सारे भारतीय जानते हैं कि उन 3 दिनों और चंद घंटों में हमारे दिल में कितना देश प्रेम था। मेरे ख्याल से हर भारतीय उस समय यही चाहता था कि हमें भी अगर मौका मिले, हमें भी अगर बॉर्डर पे कोई भेज दे तो हम भी पाकिस्तान को मज़ा चखाएंगे। आपके दिल में भी ये बात थी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। पर ये अलग है कि हम सबका हौसला शायद आप में भरा हुआ है और इसीलिए आप लोग आगे से खड़े होके लड़ते हैं और पाकिस्तान को हर बार धूल चटाते हैं। उस टाइम जब हम फायर कर रहे थे हमें पता था भी आज चीज़ फायर होना है, हमने खुल के फायर किया, तब ये नहीं पता था हमें किसी को
हम में से किसी को भी चोट लगेगी, लास्ट टाइम तक भी कुछ भी हो सकता था। और वही है, लास्ट टाइम पे आके हमने फायर किया, तो फायर करते करते मेरे साथी की चेस्ट में से स्प्लिंटर लगा, तो मैं उसको सेफली बंकर में लेके जा रहा था फर्स्ट एड के लिए। उसको ले जाते वक्त एक और फायर आ गया, उसका स्प्लिंटर मेरे हाथ में लग गया, तो उल्टा उसने मुझे पकड़ के साथ बंकर में लेके आया भी हाँ सर आप चलो, आपको ज़्यादा लगी। हाँ। तो ये क्या है, एक कॉपरेशन था, ब्रदरहुड था भी हाँ मेरे को लगी मैं उनको लेके जा रहा। उल्टा जब मुझे लगी तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की, साथ में वो अपनी चोट भूल के मेरी तरफ ध्यान देंगे और हमें अंदर बंकर में ले जाके फर्स्ट एड मिला। वहाँ से फर्स्ट एड के लिए आप जहाँ जा रहे थे वो कितनी दूर था? वो 10 से 20 मीटर था मैम। अच्छा, हाँ पास जी, में था। पास में था। तो उसी में क्या है, उसके बीच में ही फायर आ गया रास्ते में। तो फायर आने के बाद जब मुझे लगी और 2 और साथियों को लगी, तब फिर जो डिटेल्ड BFNA था जो फर्स्ट एड देने के लिए वो भी आया, और साथ में जो फायर नहीं भी कर रहा था बंदा, उनमें से भी 1-2 बंदा एट ए टाइम ही हमारे पास आ गया और हमें फर्स्ट एड दिया। और साथ ही हमें फिर आधे घंटे के अंदर अंदर इवैक्यूएट किया, MI रूम पहुंचा दिया, जहां फिर डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो ये आपकी जो एक उंगली ये ऑपरेशन के बाद हटाई गई? हाथ में स्प्लिंटर लगा, जो इस जगह पे स्प्लिंटर लगा, आगे की फिंगर ठीक थी, बस जो बीच में था बोड़ गया, फिंगर साथ में लटक गई। तो मैं ऐसे हाथ करके खड़ा, वो साथ वाले ने नीचे से पकड़ा भी, खून कम गिरे। तो जिसको मैं लेके जा रहा था, जिसको चोट लगी थी, वो अपनी चोट भूल के मेरा हाथ पकड़ा उसने, फिर हम दोनों बंकर के अंदर गए। दर्द तो हो रहा था पर साथ में फायर भी चल रहा था, और जो हमारे बंदे थे वो भी एट ए टाइम फायर कर रहे थे। फायर नहीं रुका और BFNA आया, उसने हमें फर्स्ट एड दी। तो ऐसा भी चोट देख के वो भी नहीं घबराया इतना, उसने भी देखा भी चल लगी तो लगी, तो उसने ट्रीटमेंट पहले शुरू कर दिया। साथ ही उसको और एक मेरा साथी था, उसके भी अपना घुटने पे लगी, तो उसको भी ट्रीटमेंट दिया फर्स्ट एड। उसके बीच में फायर चलते में हमें कैजुअल्टी इवैक्यूएट किया, एक एम्बुलेंस व्हीकल बनाया था, उसमें हमें पीछे लेके जाया गया MI रूम। वहाँ फिर डॉक्टर साहब ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो दर्द तो एट ए टाइम था, पर क्या है भी गम नहीं था किसी चीज़ का भी, हमने कुछ किया नहीं है, हमें मन में संतुष्टि थी भी हमने कैजुअल्टी की, दुश्मन का सर दबा के रखा। फिर उसके बाद ऑपरेशन आपका हुआ जब ये उंगली आपकी हटाई गई? जी हाँ जी, ऑपरेशन हुआ था MH में। उंगली हटा के डॉक्टर साहब मिले, हाँ। बोले यार तेरी उंगली हटानी पड़ी। मैं कोई नहीं साहब, तो हटानी पड़ी, वो तो पहले पता चल गया था मुझे। कहना तेरे को दुख नहीं है? मैं दुख कोई नहीं है साहब। इसलिए आपको पहले बता दिया गया था कि उंगली हटानी पड़ेगी? हाँ जी, डॉक्टर साहब ने जो हालत देखी, इसके बीच में इसके हड्डी उड़ गई थी, इसके बीच में इतनी बोन है जो वो ख़त्म हो गई थी, तो फिंगर कहीं जोड़ नहीं सकती थी, नहीं तो वो जोड़ भी देते। तो उन्होंने फिर बताया मुझे भी हाँ ठीक है हटानी पड़ेगा। ठीक है जी, हटा दो फिर। आपके जो साथी थे जिन्होंने फिर आपको संभाला, जो खुद जख्मी थे, हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी अभी ठीक है, वो भी ठीक हैं। वो भी मेरे साथ ही थे, MH में हम रहे इकट्ठे। तो उधर अपना कोई किसी ने ऐसा नहीं सोचा भी हाँ मेरे को लगी और मूड ऑफ है किसी का, नहीं, खुश हैं सभी और सभी फिट फार हैं अभी। और ये वो समय था जब आपने बताया स्प्लिंटर लगा, जब सीज फायर हो चुका था, ऐलान हो चुका था? हाँ ऐलान हो चुका था। उसके टाइम शाम को 6 बजे से फायर शुरू हुआ था, जो रात को 10:30-11 बजे तक चला था। हमारा बस लास्ट के 10-15 मिनट में ही हमें लगी थी चोट जब उनका फायर आया। मतलब ये रात के समय की बात है? हाँ जी। और सीज फायर का ऐलान कब हुआ था? सीज फायर का ऐलान तो शाम के टाइम था, कोई 5 बजे के करीब होगा शायद, या उससे पहले। बट क्या हमारा ध्यान अपने काम में था, हम उस तरफ कम ध्यान दे रहे थे। हमें यही था कि अगर दोबारा इन्होंने फायर किया तो हम अपनी तैयारी में थे भी हम फिर और 2 गुना फायर देंगे इनको। पर ये पाकिस्तानी फितरत है जो हम सबको समझना होगा कि सीज फायर का ऐलान 5 बजे शाम को होने के बाद आप ये समझिए फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ जाती है, और उसके बाद ही हमारे जो फौजी भाई हैं, संदीप सर भी जख्मी हुए, उनके साथी जो थे उनको भी स्प्लिंटर लगा। एक और साथी की बात आपने बताई जिनके घुटने पे स्प्लिंटर लगा था? घुटने पे लगाई। एक अग्निवीर था, उसके थाई में लगा था स्प्लिंटर। तो 4 बंदे थे, हम चारों को लगे थे स्प्लिंटर। हाँ जी, तो ठीक है अभी फिलहाल सभी बंदे, किसी को कैजुअल्टी नहीं हुई ज़्यादा, सिंपल चोट है स्प्लिंटरों की वजह से। तो जब सीज फायर का ऐलान हो चुका था उसके बाद आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अभी भी पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, धोखा देगा और गोलियां उधर से बरसती रहेंगी? जी, उस टाइम हम तब भी अपनी तैयारी में थे भी हाँ अगर फायर आया तो उसका जवाब फायर से ही देंगे।
मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर कि उस समय क्योंकि बहुत टेंस्ड माहौल जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच में रहा होगा, जी। तो कैसे आप लोगों ने एक दूसरे की मदद की, कैसे उस टेंस्ड माहौल में आप लोग एक दूसरे को संयमित संतुलित रखते थे, कैसे होता था ये? उस टाइम पे माहौल था जो सभी में जोश था, एक तो गुस्सा भी था जी भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इसका जो पहलगाम अटैक है इसका बदला लेना है। तो क्या सभी जोश में थे, हर कोई वॉलंटियर था मेरे साथ थी, या जो वो फायर करने गए सर मैं करूँगा आज, या दूसरा बोलता है सर मैं मेरे को मौका दो मैं करूँगा। इसमें कोई ये नहीं था भी कोई टेंशन में नहीं था। अपना जैसे लाइन में होते फायर चल रहा था, कोई एक आध बंदा अंदर गाना गाने लग जाता तो वो खुश रहते थे भी हाँ, ये चिंता नहीं थी, किसी को ऐसा फील नहीं हुआ भी हाँ मैं अकेला हूँ या मैं घर से बाहर हूँ। सभी एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह कोऑपरेशन से रह रहे थे, किसी ने इतनी टेंशन नहीं ली भी हाँ आज क्या होगा, ये हो गया तो मेरे कहीं मेरे को लग ना जाए या कुछ। सब खुशी खुशी काम कर रहे थे और जोश में थे। ये नहीं है कोई किसी को ये नहीं कहना पड़ता है तू जा फायर कर, वो पहले खड़ा होता था भी हाँ यार मैं जाऊँगा सर मैं करूँगा फायर आज। सामने से आके आपको कहते थे कि सर मैं फायर आज करूँगा? हाँ जी, सभी वॉलंटियर जो नए अग्निवीर थे वो भी जोश में थे भी हाँ ठीक है हम करेंगे यार, आपके साथ मैं चलूँगा। जब वो बोलते थे भी हाँ मैंने जाना, उनको कंट्रोल करना पड़ता था भी अभी नहीं है तू नेक्स्ट टाइम चलना, अभी मेरे साथ एक दूसरा उस्ताद जा रहा है। तो क्या वो कंट्रोल करते हुए चल ठीक है सर जब भी मौका मिलेगा मेरे को फायर करवाना आप, तो ठीक है। उनको भी मौका मिलता था बीच बीच में फायर करने का। ऑपरेशन के दौरान क्या है सभी बड्डी पैर में, जैसे अकेला बंदा कोई काम नहीं करता, बड्डी पैर में जाते थे जहीं भी या भी हाँ कहीं किसी को गोली लग गई तो साथ वाला उसको कवर कर लेगा। और क्या है रहते सभी ब्रदरहुड में जैसे भी हाँ नहीं है ठीक है, किसी को ऐसा नहीं अकेला फील नहीं हुआ भी हाँ मैं नहीं है। और जैसे नॉर्मल डे के मुताबिक उस ऑपरेशन के दौरान एक्स्ट्रा चार्ज थे बंदे, उनको ज़्यादा जोश था भी हाँ ठीक है हम काम भी करना है, तो जो पहले तरीके से करते उसके एक्स्ट्रा जोश लगा के और होश के साथ बढ़िया काम करते थे। उनको ये फील नहीं हुआ कभी किसी को भी हाँ मैं घर से बाहर हूँ या मैं इधर अकेला हूँ या मेरे को कोई टेंशन है। वो ज़्यादा खुशी हुए माहौल में जैसे कोई गाना गा रहा है, कोई एक दूसरे के साथ मजाक करते थे यहाँ कोई बंदा ज़्यादा स्ट्रेस में ना हो या कुछ ना हो। जैसे नॉर्मल डे में भी हम ऐसा भी हाँ किसी को कोई टेंशन है उसको मजाक भी करना, उसके साथ बैठना बात करनी, मैं नहीं करूँगा या दूसरा करेगा कोई, माहौल जैसे परिवार के टाइम माहौल बना के रहते हैं हम उधर। मुझे लगता है पाकिस्तान तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंच रही होगी कि हमारे लिए तो जैसे रोज़ का दिन होता है वैसे ही वो दिन भी था, उतना ही आम था, बल्कि रोज़ से ज़्यादा हम जोश से भरे हुए थे और किसी भी तरह का टेंशन का माहौल था ही नहीं भारतीयों के बीच में, भारतीय फ़ौज के बीच में। ये आवाज़ सीमा पार तक भी पहुंच रही होगी, पाकिस्तान तक भी ज़रूर पहुंच रही होगी। सर अब आगे बढ़ते हुए मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हम कॉर्पोरेट में भी देखते हैं कि जब आपको बहुत किसी बड़े असाइनमेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है तो आप थोड़ा घबरा जाते हो। आपके पास भी समय बहुत कम था, असाइनमेंट बहुत बड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर का आपको हिस्सा बनना था, तो इतने कम समय में कैसे खुद को तैयार किया आप लोगों ने? इसमें क्या है डिफेंस की तैयारी तो हम थोड़े मतलब कंटिन्यूसली करते रहते हैं। थोड़े टाइम में क्या था हमें आदेश मिले थे भी हाँ अपनी प्रेपरेशन कर लो लड़ाई के लिए, तो हमने वो की। मेंटली सबको ब्रीफ कर दिया गया था, मोटिवेट किया जैसे पोस्ट कमांडर कर रहे हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है। हमारे कंपनी कमांडर साहब ने भी ब्रीफिंग दी भी हाँ मोटिवेट किया उन्होंने भी अपना काम बखूबी तरीके से करना है। माइंड सेट हो गया एक बार तो जो फिज़िकली वर्क था जैसे कोई डिफेंस मेंटेनेंस का या कोई और कार्रवाई, और बाकी फिज़िकली भारतीय सेना फिट रहती है, उनको ज़्यादा फिज़िकली लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हर टाइम तैयार रहते हैं भैया हमने ये करना है या ये नहीं करना है। तो मेंटली थोड़ा था वो कमांडरों ने ब्रीफ किया और जवानों को पहले भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते रहते थे, तो उनको मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं हुआ इतना। उन्होंने थोड़े समय में ही मतलब भी यहाँ ये क्या है हम फॉरवर्ड में गए जब तब से पता था भी अगर सीज फायर खुला तो हमने ये करना है। मेंटली वो शुरू से तैयार थे, उनको ज़्यादा कोई अपना एट ए टाइम कोई स्ट्रेस या कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उस वजह से इतने कम समय में हमने तैयारी की। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब भी बीच में आप लोगों को कमांड मिल रही थी या स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए बार बार क्या बताया जाता था? जी पोस्ट कमांडर हमें वो भी टाइम टू टाइम ब्रीफ करते रहते थे भी, और कंपनी कमांडर साहब भी मोटिवेट किया हुआ था सभी को। पहले अपनी अपनी ड्यूटी बांटी गई थी तो सभी अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। जिसको चेंज करना था भी हाँ नहीं तू इस जगह नहीं तू इस जगह आ जा, वो एट ए टाइम चेंज हो जाता था, क्योंकि मल्टीपर्पज़ वर्क करता है हर जवान, क्योंकि एक वेपन पे नहीं है या एक जगह पे नहीं है, वो एटमॉस्फेयर चेंज होने पे वैसे ही डलते हैं। ये भारतीय सेना का एक तरीका है, बंदा जहाँ जाएगा उस हिसाब से उसको
डालने की ट्रेनिंग दी गई है। मल्टी वेपन के लिए आपने बोला कि भारतीय फौजी जो हमारे होते हैं वो तैयार रहते हैं, तो मैं अगर एक मोटा मोटी समझना चाहूँ, अगर आप बता पाएँ कि कितने वेपन के लिए एक फौजी को तैयार किया जाता है? वेपन क्या है, एक जवान को हर एक वेपन चलाना आना चाहिए एट ए टाइम। अगर कुछ भी होता है तो ये नहीं है भी हाँ वो अकेली राइफल से ही फायर करेगा या अकेला एक ही वेपन होगा उसके पास। वो इतना ट्रेंड होता है कि वो किसी भी वेपन के साथ फायर कर सकता है। ये नहीं है भी हाँ अगर एक राइफलमैन है तो राइफल ही उठाएगा, नहीं, वो बड़े कैलिबर के वेपन के साथ भी फायर करेगा और उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने ट्रेनिंग में बखूबी सीखा हुआ है। हालांकि ये बहुत मुझे लगता है हमारे फौजी भाइयों के लिए वाजिब सवाल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लगातार गोलीबारी हो रही थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी और आप तो बिल्कुल एलओसी के पास खड़े थे, वहाँ से 600-800 मीटर की ही आप दूरी पे थे, तो क्या इतनी फायरिंग देख के कभी मन में डर लगा, कभी ऐसा लगा कि कहीं बहुत ही अलग सिचुएशन ना सामने आ जाए, ऐसा हुआ क्या कभी? भारतीय सेना और डर का कोई मैच नहीं है मैम, क्यों? भारतीय सेना कभी डरती नहीं है, तो डर का तो कोई मतलब नहीं है भी हाँ हमें ऑपरेशन से डर लगा या कोई कार्रवाई से डर लगा। तो इसमें क्या है भी डरने की बात तो ख़त्म है। बाकी हाँ किसी को कोई इतना स्ट्रेस नहीं था भी हाँ उसको डर हो ही। हमारा माहौल ही ऐसा था, एटमॉस्फेयर ऐसा था जिसमें क्या है सभी एक दूसरे के साथ एक साथ ही काम कर रहे थे, बड्डी पैर में थे और अपना हंसी खुशी जोश और पूरा चार्ज अप थे ऑपरेशन के लिए। डर की कोई ऐसी बात नहीं थी हाँ किसी को कोई डर लग रहा था या कुछ था। हमें डर तो ऐसा है कि भारतीय सेना डर के लिए नहीं बनी है, डराने के लिए बनी है, जो कि क्या है डरना दुश्मन को चाहिए ना कि हमें। और हमें डर क्या किसी चीज़ का नहीं है। हमारे पास क्या है अच्छे अच्छे वेपन इक्विपमेंट और हमारे पास आर्टी स्पोर्ट था, एयर स्पोर्ट भी था और क्या है नई टेक्नोलॉजी के वेपन थे जो कि दुश्मन को डराने के लिए भारी मात्रा में हमारे पास थे। और हमारे पास क्या जज्बा और जोश लड़ने के लिए, तो हमें डर किसी चीज़ का नहीं। संदीप सर, पहले तो आपके हौसले को सलाम, और अब जो अगली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उसके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि मेरा व्यूवर भी सीखे, हम सब सीखें वो एकता जो भारतीय सेना के अंदर है। मैं चाहती हूँ ऑपरेशन सिंदूर के समय का कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर करें जो आपके टीम वर्क को दर्शाता हो, जो आप लोगों की एकता को दर्शाता हो, ताकि वो सुन के हम सिविलियन भी सीख सकें वो एकता, वो टीम वर्क। भारतीय सेना में क्या है एकता की वजह से ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ के मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपना खुश रहते हैं। और क्या चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या नॉर्मल टाइम के टाइम भी हो, तो एक साथी दूसरे साथी के साथ उसके पूरे कदम से कदम मिला के चलता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फायर कर रहे थे हम, एक मेरे साथी का वेपन रुक गया तो उसके ऊपर फायर आया, दूसरे साथी ने उसी टाइम अपने वेपन का फायर खोलकर उसको प्रोटेक्ट किया। ये क्या है, ये एकता है। अगर वो नहीं खोलता शायद उसको चोट लग जाती या कोई गोली लग जाती। उसी दौरान क्या है, जब मुझे चोट लगी थी हाथ पे तो मैं दूसरे साथी को पहले लेके जा रहा था, उसके बाद फायर हुआ, उसका स्प्लिंटर मुझे लगा, तो जिस साथी को मैं लेके जा रहा था उससे चोट लगी थी, उसने उल्टा मेरा बाजू पकड़ा और वो मुझे साथ बंकर में लेके जा रहा था। नहीं तो वो क्या है एकता की वजह से ही है, जो कि उसे भी मेरी चिंता थी भी मेरे साथी को चोट लगी है, इसको मैं बंकर में लेके जाऊं, साथ में ट्रीट करवाऊं। उस वक्त हमारे जो साथ 2 और साथी थे, 4 आदमियों को चोट लगी थी, तो क्या है चारों को एक दूसरे की ज़्यादा चिंता थी। वो खुद की चोट की चिंता नहीं कर रहा था, दूसरे को ज़्यादा देख रहा था, तू ठीक है भाई, तू ठीक है भाई। ये क्या है एकता थी। उसी वजह से क्या हम एक साथ, जिससे हमारा दर्द भी कम हुआ। ये नहीं है भी हाँ मेरा खुद का दर्द को छोड़ के आदमी दूसरे के दर्द को ज़्यादा पहचान रहा है। वो भारतीय सेना की एकता की वजह से ही, और हमारी भारतीय सेना की एकता की वजह से ही हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर जीत पाए हैं। अगर एकता नहीं होती, फौज की एकता की वजह से ही हमारा देश एकजुट है। आपको इसी दरमियान जो आपने टीम वर्क दिखाया, आपके जो साथी थे उनको जो सहारा दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप उनको फर्स्ट एड के लिए जो लेके जा रहे थे, इसके लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। जी, इसी के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, और गैलेंट्री अवार्ड था मेंशन इन डिस्पैच, जो कि मुझे दूसरे साथी को ले जाते वक्त चोट खाने की वजह से मिला।
हाँ भी हाँ, मैं अपने साथी की जान सलामती के लिए उसको लेके जा रहा हूँ। उसको बचाते हुए मुझे चोट लगी। जैसे मुझे चोट लगी ऐसे ही मेरी पोस्ट पे किसी और को भी लगती तो क्या है, वो भी ऐसे ही करता जैसा मैंने किया है। किसी के दिल में ये नहीं था भी हाँ इसको चोट लगी है, वो खुद को फील कर रहा था ये चोट मुझे ही लगी है। पोस्ट पे मेरे जितने भी साथी थे सभी ने जी जान से ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट किया। मुझे ये अवार्ड मिला, पर हम सभी इस अवार्ड के हकदार थे जिसने भी ऑपरेशन सिंदूर में जी जान से काम किया है। और आप सबको हम सैल्यूट करते हैं, हर भारतवासी सैल्यूट करता है। आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में लोग आपके लिए भी कुछ कहेंगे। मैं चाहती हूँ आप भारतीय फौजी भाइयों के लिए और खासकर ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा जितने सेना के हमारे जवान थे उन सब के लिए कुछ शब्द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आपको अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड से आपको खबर मिली कि अब आपको देने वाले हैं गैलेंट्री अवार्ड, तो घर पर कैसा रिएक्शन था? क्या बोला आपके घर वालों ने? घर वाले खुश थे मैम। जब मेरा नाम आया, मुझे 15 अगस्त को मिला था गैलेंट्री अवार्ड, तो मैंने मदर को भी बताया, वाइफ को भी बताया, तो घर वालों को बहुत खुशी हुई भी हाँ ठीक है आपने अच्छा काम किया और आपको अवार्ड मिल रहा है। उस टाइम मैं एमएच था, मेडल मिला, मैं एमएच में एडमिट था ही, तब ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। अच्छा, आपकी फैमिली जितना खुश थी आपके मेडल मिलने पे, ट्रस्ट मी सर, हम पूरा जितने देशवासी हैं हम भी उतना ही खुश हैं, अपनी सेना के लिए उतना ही गर्व से भरे हुए हैं हम सारे। मैं ये भी समझना चाहूँगी क्योंकि एज अ सिविलियन हमें तो बहुत सारी अफवाह, र्यूमर ऑपरेशन सिंदूर के समय हम तक पहुँच रहे थे। पाकिस्तानियों ने भरपूर कोशिश की थी इस तरह की खबरें प्लांट करने की। क्या फौजियों के पास भी ऐसी कोई अफवाह आ रही थी? क्या आप लोगों के पास भी इस तरह की कुछ र्यूमर वाली न्यूज़ या ऐसा कुछ पहुंच रहा था और उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या आप लोगों की कोई तैयारी थी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या था, हमें हमारे जो पोस्ट कमांडर हैं वो ब्रीफ कर देते थे एट ए टाइम। हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची भी हाँ जो हमारा मोराल डाउन करे या हमारा मतलब भी काम में अड़चन आए, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था। हम अपने काम में ही बिजी थे, जिससे कि हमें इस चीज़ की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ना ही हमारे पास कोई इतना समय बचा था भी हाँ हम दिन में अगर टाइम मिलता था तो रेस्ट करते थे, बाकी रात में अपने वेपन्स के ऊपर फायर के लिए। फेक न्यूज़ का हमारे पास कोई मैटर ही नहीं था। आप तक जो भी खबरें आपके सीनियर्स हमें जो भी खबर मिलती थी वो हमारे पोस्ट कमांडर या कंपनी कमांडर क्लियर करके फिर हमारे तक वो सही चीज़ पहुंचाते थे, ना कि हमारे पास कोई फेक न्यूज़ पहुंची। इसके लिए तो पोस्ट कमांडर और कंपनी कमांडर साहब पहले ही इसको सॉर्ट आउट करके फिर बताते थे हमें पूरा सॉर्ट आउट करके उसके बाद में जो बात होती थी क्लियरली हमारे पास पहुंचती थी, ना कि हमारे पास कोई फेक न्यूज़ है भी हाँ ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये कुछ नहीं हमारे पास ऐसी न्यूज़ आई। आपके जो कंपनी कमांडर होते थे वो उस दरमियान आप लोगों को कैसे कम्युनिकेट करते थे और क्या बातें होती थी? कम्युनिकेट लैंडलाइन फ़ोन थे हमारे, उसके थ्रू वो हमारे पोस्ट कमांडर को ब्रीफ करते, फिर पोस्ट कमांडर हमें पोस्ट पे फेस टू फेस बताते थे भी हाँ ये इस चीज़ का ये भी कोई फेक न्यूज़ आ भी जाती थी तो उसकी क्लियरिटी बता देते थे हाँ ऐसा कोई इसमें सॉलिड बात नहीं है, इसकी टेंशन लेनी। और उस समय क्या ज़्यादातर आप लोगों की जो बातचीत होती थी वो ऑपरेशन में अब आगे क्या करना है या किस तरह से डील करना है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, वो ही बातें होती थी? हाँ जी, वही बातें होती थी। अपने नेक्स्ट अगर ये इन्होंने आर्टी फायर किया तो हमने क्या करना है, या अगर इनकी तरफ से कोई रेड होती है या कुछ भी होता है तो उसी की प्लानिंग के हिसाब से हमें ब्रीफ किया जाता था, ना क्योंकि फालतू की फेक न्यूज़ का कोई मैटर ही नहीं था इसमें। पर वो तो बहुत कम समय रहता होगा आप लोगों को स्ट्रैटेजी चेंज करने का, और ऊपर से क्योंकि आप लोगों को जो कमांड मिलती थी वो आपको फॉलो करना होता था, तो क्या समय बहुत कम रहता है स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए? नहीं, वो थोड़ा टाइम पहले बताई जाती है, उसके लिए टाइम मिल जाता है, पर इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि सभी ट्रेंड है। अगर कोई चीज़ में चेंजमेंट आती भी है, हमारे किसी भी काम में चेंजमेंट आती है तो उसको कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है वो, उसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो किस तरह से फ्यूचर के लिए आप और आपकी टीम अब तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या सीखा? इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें जो जो चीज़ फेस की, हमने छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, उसके लिए क्या है नेक्स्ट हमारे कमांडर सीओ साहब ने या हमारे कंपनी कमांडर ने वो चीज़ का सॉर्ट आउट निकाल लिया, और नेक्स्ट टाइम अगर हम दोबारा भी ऐसा किसी ऑपरेशन में इंक्लूड होते हैं
तो हमें वो प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और इसमें सीख ये है कि इसमें ऑपरेशन में थोड़ी चेंजमेंट, वही पहले भी बताया एक बार, इसमें थे ड्रोन्स, और अभी की लड़ाई में ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ड्रोन की और एंटी ड्रोन वेपन की दोनों की ज़रूरत बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी है, जिससे कि इंडियन आर्मी अभी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ड्रोन्स खरीद भी रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम पूरा बहुत जगह खरीदे हैं। तो ये क्या है, इसका अगर पॉइंट उठा तो इसका हल भी कर रही है भारतीय सेना। और ख़ासकर सर हमने देखा भी है हाल फिलहाल में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं, उन सब में ड्रोन का तो बड़ा ख़तरनाक इस्तेमाल किया ही गया है। अभी हम ईरान को भी देख रहे हैं कि वो अमेरिका को सिर्फ इसलिए इतने दिन तक नाकों चने चबा पाया है क्योंकि उसका जो ड्रोन सिस्टम है वो हमने देखा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और आप कह रहे हैं भारतीय सेना भी पूरी तरह इसके लिए तैयारी कर रही है। जी, अभी जो नेक्स्ट लड़ाइयाँ चल रही हैं कहीं भी वर्ल्ड वार में भी है, चाहे रशिया यूक्रेन है, चाहे ईरान का और चल रहा है, इसमें क्या है, ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा अहमियत हो चुकी है। इसमें ग्राउंड का काम कम हो गया है और ड्रोन का ज़्यादा बढ़ गया है। और ड्रोन के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी इनके ऊपर लगातार खर्च कर रही है। और अपना जो भी इंडियन आर्मी के लिए जितना हो सकता है बढ़िया से बढ़िया ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहे हैं, जो कि नेक्स्ट टाइम हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और शायद यही वो वजह है सर कि उधर से जितनी भी फायरिंग की जा रही थी, हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम इतना शक्तिशाली था भारत का कि हम सब पूरी तरह महफूज रह पाए। जी, ड्रोन सिस्टम जो S-400 ख़रीदा गया था उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, नहीं तो हमें शायद हो सकता कोई बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता, क्योंकि वो ड्रोन से जो जैमर सिस्टम है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक बात, तो न सिर्फ भारतीय सेना को सलाम है बल्कि इसके पीछे की हर उस सोच को सलाम है जो भविष्य को देखते हुए तैयारी पहले से कर लेती है। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने हमेशा से सुना है सर कि जब भी ऐसी युद्ध वाली स्थिति होती है तो पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि भारत के जो आम नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाया जाए, क्योंकि उसको ये मालूम है कि फ़ौज से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, हम हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम भारतीय फ़ौज से लड़ें, इसलिए आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो पूरा इलाका जो था जहां आपकी पोस्टिंग थी, वहां से क्या लोगों को बाहर निकाल लिया गया था? जो सिविलियन थे उन्हें क्या बाहर निकाल लिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जैसे पहले तो 1-2 दिन पहले पता चल गया था, जो हमारे पास पीछे गांव थे उनको खाली करवा दिया गया था और वो पीछे अपने किसी और जगह पे शिफ्ट हुए। और पाकिस्तानी सेना का ये जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उन्होंने पुंछ सेक्टर में हमारे धार्मिक स्थानों पर भी फायर किया और हमारी सिविल जनता पे भी फायर किया। तो क्या है, हमारी और उनकी सोच में यही अंतर है। वो क्या है, पीठ पीछे छुरा गोपने वाली बात करते हैं, वो सिविल को और धार्मिक स्थानों को टारगेट करते। पर भारतीय सेना की ये मोरल एथिक्स हैं, मोरालिटी है, जो भी है, वैल्यू है, जिसे हम वैल्यू बोल सकते हैं भी, नहीं हम दुश्मन के धार्मिक पक्ष को नहीं लेंगे, उनको उस टाइम पे आप फायर नहीं करोगे। शायद यही वजह है कि देश का साथ भी आप लोगों के साथ रहता है, ऊपर वाले का साथ भी हमारी फौज के साथ होता है। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी सर, सिर्फ मेरे ही नहीं पूरे देश के हीरो आप हैं। हर वो बच्चा जो फौज में जाना चाहता है, दावे से मैं कह सकती हूँ कि हवलदार संदीप सिंह सर उन सब के आइडल हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो फौज में शामिल होना चाहते हैं? हमारे देश की युवा में एनर्जी और जोश है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, वो अपनी एनर्जी और जोश को इस दिशा में, सही दिशा में लगाएं कि देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर मेरे लिए इससे गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए ही एक फौजी मेरे सामने बैठे हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आई एम श्योर आपकी इस स्टोरी से मेरे व्यूवर ने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ासकर आखिरी बात जो सर ने बोली है, वो देश का युवा ज़रूर अच्छे से सुन रहा होगा और गांठ बांध कर रखेगा कि देश की बेहतरी के लिए ही आपको काम करना है। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम।